नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 5 साइंस। इसके अंदर हमारा जो चैप्टर का नाम है वो जीवन की मौलिक इकाई है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर। मतलब यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, यहाँ से आप अपने जो होमवर्क है वो भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की? तो इसका उत्तर कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी की छत्ते जैसी मालूम पड़ती है। इन प्रकोष्ठों मतलब कंपार्टमेंट्स को उन्होंने कोशिका कहा। सेल मतलब कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। दूसरा प्रश्न, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों करने में सक्षम होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं जिनके कारण कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। अब थोड़े बड़े प्रश्न आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका में कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं? इस पर चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर तथा बाहर विसरण प्रक्रिया द्वारा जाते हैं। जब कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। CO2 एक कोशिकीय अपशिष्ट होता है जो कोशिका में एकत्र होकर उसकी सांद्रता बढ़ाता है। पानी का भीतर तथा बाहर जाना परासरण प्रक्रिया द्वारा होता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली मतलब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। अगला प्रश्न है, क्या आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके? तो बात करेंगे हम इनके अंतर की। तो पहले एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका ले लेते हैं, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिका ले लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार 1 से 10 माइक्रोन मतलब 1 मीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 5 से 100 माइक्रोन होता है मतलब बड़ी कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं मतलब केंद्रीय क्षेत्र और उसे कहते हैं, यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो केंद्रीय क्षेत्र है वो अस्पष्ट होता है, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रीय क्षेत्र इसमें सुस्पष्ट और जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी केंद्रीय क्षेत्र अस्पष्ट होता है जो चारों ओर से काचाभ द्रव्य या फिर हम इसको बोल सकते हैं जीव द्रव्य द्वारा घिरा होता है, ठीक है। क्रोमोसोम, एक कोशिका के अंदर एक क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक होता है। झिल्लीयुक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है, उल्टा। मतलब ये खाली जगह भरनी थी हमको, मैंने साथ में बोल दिया। अगर आप चाहें तो इसमें भर सकते हैं। जैसे ये जो पहला खाली स्थान है इसमें आपको भरना है, बहुत कम स्पष्ट होता है, ठीक है। केंद्र के क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, इसमें केंद्र की झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्र क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, उसे केंद्रिकाएं कहते हैं। और ये चौथा भाग जो खाली है इसमें झिल्लीयुक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, ये भरना था, ठीक है। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न, क्या आप 2 ऐसे अंगों को नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो इसके 2 अंगों के नाम है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड्स। इनमें इनके अपने आनुवांशिक पदार्थ DNA होते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि किसी कोशिका को संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा?
तो इसका उत्तर, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक और रासायनिक प्रभाव का कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका श्वसन, व्यय पदार्थों को साफ करना, नए प्रोटीन बनाना, पोषण करना आदि कार्यों में असमर्थ हो जाते हैं तथा अंततः कोशिका मृत हो जाती है और इसे लाइसोसोम पाचित कर देता है। अगला प्रश्न है तीसरा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर कर लें, ये जो प्रश्न है इसे, ठीक है। तो इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इससे लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, मतलब ये कोशिका को पचा देता है, खत्म कर देता है। अगला जो प्रश्न है चौथा, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न, यहाँ पर बड़े प्रश्न है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करें। यहाँ पर ये तुलना वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो एक तरफ हम पादप कोशिका लिखते हैं, दूसरी तरफ जंतु कोशिका। पादप कोशिका एक तरफ, सबसे पहले पादप कोशिका की बात करेंगे। यह प्राय जंतु कोशिकाओं से बड़े आकार की होती है, मतलब पादप कोशिकाएं बड़ी होती है और जंतु कोशिकाएं छोटे आकार की होती हैं। पादप कोशिकाओं में भित्ति होती है और जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं जिस कारण इसका रंग हरा होता है और जंतु कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में प्लास्टिड होते हैं और जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में होते हैं, मतलब केंद्रक बगल में होता है, और जंतु कोशिका में बीचों बीच होता है, मध्य में होता है। पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है, मतलब वह कोशल जिसमें रसधानियाँ बोलते हैं जिसको, जिसमें रस भरा होता है, ठीक है। और जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती हैं। पादप कोशिका में गोल्जिका उपकरण अलग अलग बड़े डिक्टियोसोम्स का बना होता है, जबकि जंतु कोशिका में गोल्जिका उपकरण होता है जो आसानी से दिखाई देता है और इसकी संरचना जटिल एवं विकसित होती है। तो ये अंतर है, आप इन्हें लिख लें और इस तरह से याद करें, ठीक है। ये आपसे परीक्षा में पूछ जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं? तो जैसे हमने वहाँ पर अंतर पढ़ा था वैसे यहाँ पर भी अंतर पढ़ेंगे हम। एक तरफ हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं लेंगे, दूसरी तरफ हम यूकैरियोटिक कोशिका लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आकार प्राय 1 से 10 माइक्रोन का होता है और यूकैरियोटिक में 5 से 100 माइक्रोन का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिकांग है वो अनुपस्थित होते हैं, कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जिकाएं आदि उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, इसमें केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रकीय झिल्ली में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होता है, चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए और या टूट जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिकांग लाइसोसोम फट जाएंगे और लाइसोसोम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देंगे। इस स्थिति में कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि पदार्थ अंदर बाहर आसानी से आ जा सकेंगे, अतः कोशिका में रासायनिक पदार्थों का संगठन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। अगला प्रश्न चौथा, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? तो इसका उत्तर है, यदि कोशिका में गोल्जी उपकरण नहीं होंगे तो लाइसोसोम का बनना बंद हो जाएगा तथा कोशिका का अपशिष्ट निपटान नहीं हो पाएगा। दूसरा, गोल्जी उपकरण के बिना ER में संश्लेषित पदार्थ कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं आ जा पाएंगे क्योंकि गोल्जी उपकरण में ये पदार्थ पैक किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। तीसरा, गोल्जी उपकरण के बिना पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना, पैकेजिंग नहीं हो पाएगा। तो ये 3 काम करता है गोल्जी का है। पांचवा, कोशिका कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ATP कोशिका की ऊर्जा है। छठा प्रश्न, कोशिका झिल्ली को बनाने में लिपिड
तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर लिपिड चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में लिपिड का संश्लेषण होता है और प्रोटीन खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका पर लगे राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 7वां प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर है अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली लचीली होती है, जिसकी सहायता से यह भोजन के कणों को ग्रहण कर लेता है। जब भोज्य पदार्थ उससे संपर्क में आता है तो वह उसके चारों ओर अपना कूटपाद से घेर लेता है। यह एक प्यालीनुमा रचना होती है जिसे खाद्य रिक्तिका या खाद्य रसदानी कहते हैं। पाचन क्रिया एंजाइम के द्वारा रसदानी में होती है। पाचित भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिनका पाचन नहीं होता है वह खाद्य रिक्तिका के माध्यम से बाहर निकल जाती है। जैसे ये कूटपादिका, जैसे ये भोजन है बीच बीच में, ये वाला भोजन है। अब ये क्या करता है, चारों तरफ इसके फैल जाता है, फैलकर इस तरह से इसको बीच में ले लेता है। यहाँ पर देखो ये ले लिया। अब इसका जो रस है उसको चूस लेता है, चूसने के बाद में इसको वापस निकाल देता है। इस तरह से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, परासरण क्या है? ये परासरण कभी कभी आपसे पूछ सकता है, पहले भी पूछा गया है परासरण के बारे में, तो इसे इंपॉर्टेंट लगाएं। ठीक है, परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता मतलब शुद्ध जल या तनु जल से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। ये काफ़ी बड़ा प्रयोग है। छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लें, इन चारों को खोखला करें जिससे कि आलू के कप बन जाएं। इनमें से एक कप को उबालें। आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब ए, कप ए को खाली करो। बी, कप बी में 1 चम्मच चीनी डालो। सी, कप सी में 1 चम्मच नमक डालो। और डी, उबले आलू में बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो। मतलब ये 4 अलग अलग काम करने हैं। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो और निम्न प्रश्न का उत्तर दो। पहला, बी तथा सी खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका वर्णन करो। तो इसका वर्णन करेंगे अभी। और दूसरा क्वेश्चन है, ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और तीसरा, ए तथा डी आलू खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हो, इसका वर्णन करो। तो यहाँ पर इसके उत्तर हैं, देखो ये इस तरह से बना रखे हैं। पहला, परासरण के कारण बी और सी कप में जल एकत्रित हो जाता है क्योंकि कच्चे आलू से बने दोनों कप वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं और जल परासरण विधि से खोखले आलू के भीतर चला जाता है। यह एक अल्प परासरण दाबी विलयन तथा आलू के कपों के अंदर जाने वाले जल की मात्रा उससे बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। परंतु कुछ समय बाद उसमें चीनी और नमक डाला जाता, जब उसमें कुछ समय बाद नमक और चीनी डाला जाता है तो पुनः जल आलू के कप के भीतर चला जाता है। ऐसा बहिःपरासरण एक्सोस्मोसिस के कारण होता है। दूसरा, आलू ए नियंत्रण का कार्य करता है तथा यह एक मानक स्थिति है जिससे स्थिति बी, सी तथा डी की तुलना की जाती है। इससे यह इंगित होता है कि आलू कप में जल की गति केवल अंदर से खाली होने पर ही हो सकती है। तीसरा, आलू कप ए में जल एकत्रित नहीं हुआ क्योंकि आलू के अंदर तथा जल की सांद्रता में कोई अंतर नहीं था। अतः यह समपरासरण की स्थिति परासरण के लिए सांद्रता में अंतर होना आवश्यक है। कप डी उबले आलू का था जिसमें 1 चम्मच चीनी थी। उबला होने के कारण वह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण आलू कप डी से जल में कोई क्षति नहीं हो सकी क्योंकि उबले हुए आलू की कोशिका मृत हो जाती है और इसकी झिल्ली की पारगम्यता खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हमारा ये अध्याय खत्म होता है। इसके प्रश्नोत्तर हमने सारे कर लिए। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।